देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो कंपाउंड हैं और दोनों कंपाउंड के बीच में हमको कंपेयर करना है कि किस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। एक कंपाउंड ये दोनों 6 मेंबर का रिंग और दूसरा कंपाउंड है एक तो है 7 मेंबर का रिंग। चूँकि दूसरा कंपाउंड हमारे पास 7 मेंबर का रिंग है और 7 मेंबर को रिंग को हमको कंपेयर करना है 5 मेंबर वाले रिंग के साथ, तो ये 7 मेंबर का रिंग हो गया और 7 मेंबर के साथ 5 मेंबर का रिंग ज्वाइन कर देंगे तो देखिए 5 मेंबर का रिंग ज्वाइन हो गया। तो 7 मेंबर का रिंग और 5 मेंबर का रिंग, तो इसमें भी रेजोनेंस चालू है और इसमें भी रेजोनेंस चालू है। इस तरह से इसमें भी रेजोनेंस है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में हमको बताना है किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। डाइपोल मोमेंट उसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगा। पोलैरिटी माने एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज। जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनेगा उस मॉलिक्यूल में उतना ज़्यादा पोलैरिटी डेवलप होगा। जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा पोलैरिटी उस मॉलिक्यूल में उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। अब हमको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए पोलैरिटी चेक करना पड़ेगा। पोलैरिटी चेक करने के लिए हम लोग चार्ज को चेक करेंगे और चार्ज चेक करने का तरीका होता है हम लोग देखेंगे चार्ज कैसे बन रहा है। चार्ज मॉलिक्यूल में बनेगा तभी चार्ज हम चेक कर पाएंगे। तो चार्ज कैसे बनेगा, चार्ज हमें पता होता है चार्ज तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण से ही चार्ज बनता है। अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और रेजोनेंस के साथ साथ दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। एरोमेटिक होगा तो देखिए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस तरह से रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण से कोई भी चार्ज अपीयर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो इसका रेजोनेंस कुछ इस तरह से होगा। देखिए इसी को हम लोग एजुलिन बोलते हैं। तो इस एजुलिन को ध्यान में रख लीजिएगा। एजुलिन 7 मेंबर का रिंग को 5 मेंबर के रिंग के साथ जोड़ा जाता है, तब इसमें रेजोनेंस के कारण से इसमें पोलैरिटी डेवलप होता है। कैसे, ये पाई बॉन्ड टूट के इन दोनों के बीच में आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया है। तो हमारे पास 7 मेंबर का रिंग इस तरह से है और इस 7 मेंबर को रिंग को जब हम लोग 5 मेंबर के रिंग के साथ इस तरह से जब जोड़ दिए थे तब हम लोगों को जब पाई बॉन्ड को घुमाने के कारण से देखिए एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड और चूंकि यहाँ से बॉन्ड का लॉस हुआ है तो यहाँ पे प्लस चार्ज। तो देखिए क्या हो गया, ये 7 मेंबर का रिंग, ये 5 मेंबर का रिंग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग को 5 मेंबर के रिंग के साथ जब ज्वाइन किए थे, इसी को एजुलिन बोलते हैं। तो इसमें रेजोनेंस कुछ इस तरह से हुआ कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जो था ये टूट के इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया है। तो देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया, अब ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन के ऊपर में आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। अब देखिए पहले भी सिस्टम, अब रेजोनेंस के कारण से ये रिंग को देखिए, रेजोनेंस के कारण से इस रिंग में 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड माने 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड माने ये रिंग एरोमेटिक बन गया है रेजोनेंस के कारण से। रेजोनेंस के कारण से ये रिंग भी एरोमेटिक बन गया है। कैसे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दोनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण से एरोमेटिक बन रहा है। माने ये बॉन्ड हर समय सोचेगा कि मैं अगर यदि डीलोकलाइज होऊंगा, माने मैं अगर यदि एक जगह से दूसरी जगह पे जाऊंगा तो ऑलवेज मुझे इन दोनों कार्बन के बीच में ही जाना है। माने बॉन्ड यहाँ से यहीं पे आएगा, क्योंकि जब भी बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो बॉन्ड के यहाँ से यहाँ पे आने के कारण से रिंग एरोमेटिक बन रहा है। अब रिंग एरोमेटिक बन रहा है तो रिंग स्टेबल हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी होने के कारण से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट के इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है, ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन के बीच में आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब देखिए ये प्लस चार्ज इस रिंग में फर्दर रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस के कारण से ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज इस रिंग में रेजोनेंस करेगा, लेकिन इस रिंग में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस, यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये पाई बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ देंगे तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर मान लीजिए पाई बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ दिए तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं प्लस चार्ज इस रिंग में कभी इस कार्बन के ऊपर तो कभी इस कार्बन के ऊपर तो कभी इस कार्बन के ऊपर, इस तरह से प्लस चार्ज इस रिंग में ऐसे करके डीलोकलाइज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव को यहाँ पे ले आइए, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नेगेटिव इस रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे। तो हम लोग का नेट स्ट्रक्चर ये 7 मेंबर का रिंग को हम लोग जब 5 मेंबर के रिंग के साथ इस तरह से जोड़ देते हैं तो इस बड़े से 7 मेंबर वाले रिंग में पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से शो कर देंगे, और चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होता है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज को इस तरह से शो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को क्यों शो किया है,
क्योंकि इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते ही पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तभी तो पूरा रिंग में हम लोग को 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिसिटी मिलेगा। तो उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कभी पाई बॉन्ड प्लस चार्ज यहाँ पे बन जाएगा, कभी प्लस चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज का इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लेगा, तभी ये रिंग एरोमेटिक बनेगा। नेगेटिव 2 पाई 4 पाई 6 पाई तो नेगेटिव भी रेजोनेंस करेगा, तो नेगेटिव सिर्फ इस कार्बन इस रिंग में घूमेगा, इसलिए हम लोग ये शो कर रहे हैं कि नेगेटिव इस रिंग में घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में घूम रहा है। इसीलिए एजुलिन में एक डाइपोल मोमेंट बहुत बढ़िया बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, प्लस माइनस चार्ज के बनते ही रिंग डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट हो जाएगा माइनस से प्लस की तरफ, तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो इस तरह से याद रखिएगा, एजुलिन का स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे पाई बॉन्ड टूटते ही रिंग एरोमेटिक हो जाता है, और जब भी पाई बॉन्ड टूटते ही रिंग एरोमेटिक हो गया तो रिंग 100% पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और एरोमेटिक होगा, और एरोमेटिक होते ही नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज बना था, और नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज बनेगा जब ही तभी रिंग में रेजोनेंस और आगे बढ़ेगा। इसलिए 7 मेंबर के रिंग में प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन और 5 मेंबर के रिंग में माइनस चार्ज का डीलोकलाइजेशन। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए ये हम लोगों को ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये COH, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम लोगों को एसिडिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे COH और OH ग्रुप बहुत सारा डाल दिया गया है, और रिंग का सब रिंग एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग बने बेंजीन रिंग को जोड़ दिया गया है। अब इन COH जितना भी COH है, देखिए ये COH का इस हाइड्रोजन को HA बोल दिया गया है, इस हाइड्रोजन को HB बोल दिया गया है, इस हाइड्रोजन को HC बोल दिया गया है। ये सब हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन है। हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन को नहीं ले रहे हैं, OH ग्रुप बने हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस ग्रुप के एसिडिटी के साथ काम नहीं करना है, हमको क्वेश्चन में बोलना है इस HA, HB, HC में से कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक, मतलब एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। एसिडिटी का ऑर्डर बताने का एक ही तरीका होता है, H+ को हटाइए नेगेटिव चार्ज बना दीजिए, H+ को हटाते ही नेगेटिव चार्ज बना दीजिए, H+ को हटाते ही नेगेटिव चार्ज बना दीजिए। अब देखिए ये C डबल बॉन्डेड O- है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाता है, C डबल बॉन्डेड O और O-। तो इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं इसका स्ट्रक्चर को, तो ये कभी C डबल बॉन्डेड O, O- इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ तो ऐसे ही बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये C डबल बॉन्डेड O- अपना H+ को लॉस किया, देखिए पहले यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन अब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में लॉस हो गया है। जब भी हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में लॉस हो गया, तब जब भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, तब नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH था, और OH ग्रुप को हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके पास डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस। जब भी डेल्टा प्लस और माइनस, डेल्टा प्लस माइनस में इंट्रैक्शन हो जाएगा, और इसी इंट्रैक्शन के कारण से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन जब भी होता है एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होगा तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो ये सोच रहा है कि जब भी मैं H+ को रिलीज करता हूँ, तो H+ को रिलीज करते ही मेरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि H+ को रिलीज करते ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज और H डेल्टा हाइड्रोजन के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन, तो एनर्जी रिलीज तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, मैंने H+ के छोड़ते ही ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो H+ के छोड़ते ही स्टेबिलिटी अगर इसका बढ़ रहा है तो जरूर H+ को छोड़ेगा, और H+ को छोड़ेगा तो इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। लेकिन यहीं पे चेक कीजिए, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि इस C डबल बॉन्डेड O को O- को यहाँ पे लिख देते हैं और इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पास वाले ग्रुप्स में होता है, इतना दूरी में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, माने ये उतना रिलीज करने का टेंडेंसी नहीं होगा जितना इसका होगा। इसका रिलीज करने का टेंडेंसी इसलिए ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा टेंडेंसी, क्योंकि देखिए C डबल बॉन्डेड O- है, तो कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है C डबल बॉन्डेड O- का, कभी दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से भी बन सकता है। देखिए C डबल बॉन्डेड O यहाँ पर है, तो अभी जो O- राइट साइड में है, बाद में O- लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। देखिए अभी O- लेफ्ट साइड में है, बाद में मान लेते O- को यहाँ से हटा दिए और O- को राइट साइड में ले आए। अब जब O- राइट साइड में आ गया, तब इस OH के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। तो देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस चार्ज और इस हाइड्रोजन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये C डबल बॉन्डेड O- देख रहा है
कि जब O माइनस को राइट घुमा देता है तो भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जब लेफ्ट ऐसे करके घुमा देता है तो भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। माने इस C डबल बॉन्डेड O माइनस में जो हाइड्रोजन था वो अगर यदि हट जाता है तो हटते ही ये रिंग दोनों तरफ से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इधर से भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर से भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कि दोनों तरफ से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो दोनों तरफ से स्टेबिलिटी माने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही तरफ से बन रहा है, बस राइट साइड से बन रहा है, लेफ्ट साइड से बनाने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई OH हो जाता तब लेफ्ट साइड से भी बनता, लेकिन यहाँ पे OH नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ राइट साइड से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक रिंग। तो एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो थोड़ा स्टेबिलिटी इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्योंकि राइट साइड से भी बन रहा है, लेफ्ट साइड से भी बन रहा है, तो चूंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कब हो रहा है? H+ को रिलीज करने के बाद हो रहा है, क्योंकि H+ के रिलीज करते ही ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब भी ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज और H+ में इंटरेक्शन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ज़्यादा स्टेबिलिटी, दोनों तरफ से ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसलिए HA, इसको A बोले थे, इसको B बोला गया था इस हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन HC था। देखिए ये हाइड्रोजन HC, ये हाइड्रोजन HB, ये COH का, ये HB, और ये C डबल बॉन्डेड OH का, ये हाइड्रोजन HC। तो HA HBC में ये है HA, तो HA में देख लीजिए, तो इस HA का, ये HA सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो HA का एसिडिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद HB और HC जो कि ये है, इसका एसिडिटी सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इस तरह से ध्यान रखिएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ जहाँ पे दिख जाता है उसके कारण से एसिडिटी तभी बढ़ेगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन के कारण से ऐसा मत सोचिए कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन आया माने एसिडिटी बढ़ जाएगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के आते एसिडिटी तब बढ़ता है जब H+ के रिलीज करने के बाद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन H+ को बिना रिलीज किए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तब उसका एसिडिटी घट जाएगा। तो ये हम लोग इस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि जब दो क्वेश्चन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में बिना H+ के हटते ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब देखिए हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमको नाइट्रोजन का बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए ये पहला नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, ये तीसरा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन C, नाइट्रोजन B, नाइट्रोजन A। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। N सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड N, ये होता है गुआनिडीन ग्रुप। ये गुआनिडीन ग्रुप का पोर्शन इस मॉलिक्यूल में है, और इस गुआनिडीन ग्रुप में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इस नाइट्रोजन का ऊपर जो लोन पेयर है वो sp2 ऑर्बिटल में है। अब कोई भी लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में होता है तो वो कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ प्योर p ऑर्बिटल में रहने वाला ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेता है। तो इसका लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में है, इसका भी लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में है, लेकिन इसका लोन पेयर sp2 में है। चूँकि sp2 में है तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा तो वहीं का वहीं पे पड़ा रहेगा, वहीं का वहीं पे पड़ा है, माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट नहीं रहा है, जहाँ पे था वहीं पर है। अगर कोई खींचता तब घट जाता, लेकिन यहाँ पे खींचने वाला कोई नहीं है, उल्टा बढ़ाने वाला है। कैसे? इसके पास लोन पेयर और सिग्मा पाई, तो ये तो p ऑर्बिटल वाला लोन पेयर है, चूँकि ये p ऑर्बिटल वाला लोन पेयर है तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले सकता है, लेकिन ये sp2 वाला है तो ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। तो ये p ऑर्बिटल वाला रेजोनेंस कैसे करेगा? ये देखिए लोन पेयर, ये सिग्मा, ये पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस, लोन पेयर यहाँ पे टूट के आएगा और पाई बॉन्ड यहीं से टूट जाएगा। जैसे ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया वैसे ही हम लोग देखें कि रेजोनेंस, लोन पेयर के रेजोनेंस में पार्ट लेते ही इसके पास नेगेटिव चार्ज बन गया, माने रेजोनेंस, ये में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, माने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पे पहले से लोन पेयर था, वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा था, माने वहीं का वहीं पे पड़ा था, उसके कारण से भी बढ़ रहा था। दूसरा, ये अपना रेजोनेंस के कारण से यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो कोई रेजोनेंस के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो उसको प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, माने ये अपना ये नाइट्रोजन प्लस एम इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो शॉर्टकट के लिए ध्यान रखिएगा, गुआनिडीन ग्रुप में डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये Na था, तो Na का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब BC में कंपेयर करेंगे तो देखिए इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिग्मा पाई एक रेजोनेंस इधर से करेगा, लोन पेयर यहाँ पे तोड़ देगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसका इधर से भी रेजोनेंस है, लोन पेयर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। देखिए जितना रेजोनेंस का कंडीशन होता है सब तरह से रेजोनेंस हो सकता है, कभी इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो कभी इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे दो रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजोनेंस, बस ये लोन पेयर टूट के यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड टूट के वहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक रेजोनेंस, यहाँ पे दो रेजोनेंस,
तो रेजोनेंस के कारण से यहाँ से लोन पेयर डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे भाग के यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, लोन पेयर यहाँ पे भाग के बॉन्ड बना लेगा, तो लोन पेयर भाग रहा है रेजोनेंस के कारण से, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा लोन पेयर डेंसिटी घट जाएगा। तो इसका लोन पेयर डेंसिटी सबसे कम, इसलिए बी का बेसिसिटी सबसे कम होगा और सी का बीच में हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा, गुआनिडीन ग्रुप में जब भी क्वेश्चन आता है तो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो नाइट्रोजन कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको 2 कार्बोकटायन दिया गया है और 2 कार्बोकटायन का हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि इन दोनों कार्बोकटायन में से कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल। अब हम लोग एक तो रूल पढ़ेंगे, उस रूल को कहा जाता है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल होता है, देखिए ब्रेड्स रूल होता है कि कोई भी ब्रिज हेड पोजीशन पे कोई भी एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ब्रेड्स रूल में भी बोला जाता है जब भी कोई भी रिंग इस तरह से है, जैसे ये रिंग है, इस रिंग का ये वाला पोजीशन को ब्रिज हेड पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन को ब्रिज हेड पोजीशन बोलेंगे, इस पोजीशन को ब्रिज हेड पोजीशन बोलेंगे, इस पोजीशन को ब्रिज हेड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक तो सिंगल रिंग है और सिंगल रिंग के ऊपर में ही ऐसे ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज का जो स्टार्टिंग पॉइंट उसको ब्रिज हेड बोलते हैं। तो ये ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड। तो ब्रेड्स रूल ये बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत अनस्टेबल, माने ब्रिज हेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज है, माने इसका हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp2। यहाँ पे कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज है तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp2। तो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, अनस्टेबल, माने ये भी कार्बोकटायन अनस्टेबल, ये भी कार्बोकटायन अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज है, माने ब्रिज हेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। लेकिन ब्रेड्स रूल ये बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp2 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ब्रिज हेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे sp2, यहाँ पर भी sp2, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। लेकिन इन दोनों में कौन ज़्यादा अनस्टेबल? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ब्रेड्स रूल में एक्सटेंशन ये है कि जब ब्रिज में एक तो सिंगल स्पीसीज है तो वो ज़्यादा अनस्टेबल। देखिए ब्रिज में यहाँ पे एक ही ग्रुप है CH2 ग्रुप, लेकिन यहाँ पे ब्रिज में 2 CH2 है, एक CH2 ऊपर और एक CH2 नीचे। तो ब्रिज के ऊपर में जितना ज़्यादा ग्रुप बढ़ते जाता है उसका स्टेबिलिटी उतना बढ़ते जाता है। तो इन दोनों कार्बोकटायन में से दोनों तो अनस्टेबल, लेकिन इसमें ये ज़्यादा अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज के पास एक ही स्पीसीज है। ब्रिज में जितना ज़्यादा स्पीसीज बढ़ते जाएगा ब्रिज का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 कार्बोकटायन हमको दे दिया गया है और इसमें बोलना है कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल। तो कार्बोकटायन स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? तो ये देखिए ये कार्बोकटायन को स्टेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन कम करेंगे तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्शन। तो ए मिस्टर हाई का ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो एरोमेटिसिटी होता है साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, तो ये भी एरोमेटिक नहीं, ये भी एरोमेटिक नहीं। उसके बाद मेसोमेरिक माने रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक से काम कीजिए या फिर रेजोनेंस। मेसोमेरिक तब होता है जब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का कंडीशन के लिए रेजोनेंस का कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो होना चाहिए, माने लोन पेयर सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, प्लस सिग्मा पाई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस है, कोई पाई नहीं है जिसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर है और ये लोन पेयर ये सिग्मा प्लस, बहुत अच्छा रेजोनेंस होगा। लोन पेयर सिग्मा प्लस रेजोनेंस होता है, लोन पेयर सिग्मा माइनस रेजोनेंस नहीं होता है, लेकिन लोन पेयर सिग्मा प्लस रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस के कारण से ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और जब भी डोनेट कर देगा तो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और नाइट्रोजन के पास आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को लॉस किया है। तो ये हमारा नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बन गया है। रेजोनेंस के कारण से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जैसे ही डोनेट किएगा, जैसे ही नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, और जब इसका प्लस चार्ज हट जाएगा तो प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। तो रेजोनेंस के कारण से देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज था, पहले यहाँ पे प्लस चार्ज था, लेकिन रेजोनेंस के कारण से यहाँ से प्लस चार्ज हट के यहाँ पे आ गया है। मैंने यहाँ पे रेजोनेंस के कारण से प्लस चार्ज बड़े से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लेकिन यहाँ का प्लस चार्ज यहीं पे पड़ा हुआ है। मैंने शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं लग रहा है। ये रेजोनेंस के कारण से प्लस चार्ज 2 कार्बन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, प्लस चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मैंने प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है। प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो प्लस चार्ज का डेंसिटी घट जाएगा, प्लस चार्ज का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका डेंसिटी इसलिए घट जाएगा प्लस चार्ज का, क्योंकि प्लस चार्ज अब एक जगह पर नहीं है, प्लस चार्ज बड़े से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब भी प्लस चार्ज बड़े से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो चार्ज घट जाएगा, क्योंकि अभी एक जगह पे नहीं है, बहुत बड़े एरिया में है, जैसे 2 कार्बन के बीच में, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। तो प्लस चार्ज चूँकि बहुत ज़्यादा एरिया में है, तो बहुत ज़्यादा एरिया में होने के कारण से उसका डेंसिटी घट गया, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज का डेंसिटी नहीं घटा।
और यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है, रेजोनेंस नहीं चल रहा है। रेजोनेंस चल रहा है तो रेजोनेंस के कारण से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये, कम स्टेबल ये। वैसे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे? कार्बोकैटायन का एडजेसेंट कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी कार्बोकैटायन ही। देखिए कार्बन, इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है तो इससे एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा कार्बन, इससे एडजेसेंट कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये तीनों अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, तो 8 अल्फा एच हो गया। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से स्टेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी का कारण रेजोनेंस है। और हमको पता है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस होता है, इसलिए रेजोनेंस के कारण से जो इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल। ब्रेड्स रूल ध्यान रखिएगा, कभी भी sp2, कभी भी ब्रिज हेड कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं आता है। ना ही ब्रिज हेड कार्बन के पास डबल बॉन्ड आता है, ना ही ब्रिज हेड कार्बन के पास फ्री रेडिकल्स बनता है, ना ही ब्रिज हेड कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बनता है। क्योंकि जब भी ब्रिज हेड कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ब्रिज हेड कार्बन के पास डबल बॉन्ड बनेगा, तो वो ब्रिज हेड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और जब भी ब्रिज हेड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो वो अनस्टेबल कंडीशन होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया है, इस कंपाउंड को हम लोग NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो एक बार ध्यान दीजिए, NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा गैस निकलेगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, कोई भी एसिडिक ग्रुप को अगर हम लोग NaHCO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस निकलता है। अब कौन सा एसिडिक ग्रुप होना चाहिए? देखिए CO2 गैस बनता है और H2CO3 एसिड बनता है। तो ये कार्बनिक एसिड बनेगा कब? जब किसी भी एसिड को, कैसा एसिड? ऐसा एसिड जिसका एसिडिटी H2CO3 से ज़्यादा होना चाहिए। माने एसिडिटी कोई भी एसिड नहीं ले सकते हैं, वही एसिड लेंगे जिसका एसिडिटी H2CO3 से ज़्यादा होगा। तो H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक वाला वो ऐसा एसिड को जब हम लोग NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के साथ साथ H2CO3 बनता है। चूँकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की डायरेक्शन में होता है। तो ये अगर वीक एसिड है तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए ये एसिड का स्ट्रेंथ H2CO3 से ज़्यादा होना चाहिए। H2CO3 से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका हो सकता है? तो H2CO3 से ज़्यादा स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिए, H2CO3 से बेंजोइक एसिड का H2CO3 से स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। H2CO3 से स्ट्रेंथ कम होता है फिनॉल का H2CO3 से स्ट्रेंथ कम होता है। तो ये ऑर्डर भी याद रखिएगा कि बेंजोइक एसिड और फिनॉल में बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होता है। बेंजोइक एसिड और कार्बनिक एसिड में बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा, कार्बनिक एसिड और फिनॉल में कार्बनिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होता है। अब ये एसिड और क्या ले सकते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड को ले सकते हैं, जैसे हम लोग स्क्वायरिक एसिड किए थे तो स्क्वायरिक एसिड को पकड़ सकते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड को ले सकते हैं। माने यहाँ पे मान लीजिए कोई एक NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये भी एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये भी एसिड H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक। तो कोई भी एसिड जो H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसको हम लोग NaCO3 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बस यही बोलना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा गैस रिलीज होगा। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में 2 ग्रुप दिख रहा है। एक ग्रुप दिख रहा है C डबल बॉन्डेड OH का ग्रुप, दूसरा ग्रुप दिख रहा है SO3H। SO3H का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है SO3H। अब ध्यान दीजिए, SO3H और C डबल बॉन्डेड OH, तो C डबल बॉन्डेड OH का इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। SO3H और C डबल बॉन्डेड OH में दोनों SO3H ग्रुप और C डबल बॉन्डेड OH ग्रुप, दोनों ग्रुप का एसिडिटी H2CO3 से ज़्यादा होता है। अब किसी भी ग्रुप का एसिडिटी SO3H और C डबल बॉन्डेड OH से अगर दी उस ग्रुप का किसी भी ग्रुप का एसिडिटी H2CO3 से ज़्यादा हो तो वो ग्रुप NaHCO3 के साथ रिएक्ट करते ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। माने क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ पे SO3H और C डबल बॉन्डेड OH दोनों H2CO3 से एसिडिटी ज़्यादा है। अब चूंकि दोनों का एसिडिटी H2CO3 से ज़्यादा है तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। माने कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ भी रिएक्शन से रिलीज होगा, इसके साथ भी रिएक्शन से रिलीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, NaCO3 के साथ रिएक्शन करते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तभी जब एसिड का एसिडिटी H2CO3 से ज़्यादा हो। अब देखिए, अब हम लोग फिर से एक ठो बेसिसिटी पे क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन में हमको एसिडिटी का ऑर्डर बोलना है, बेसिसिटी पे नहीं, एसिडिटी पे क्वेश्चन करेंगे। तो एसिडिटी पे क्वेश्चन का हमारे पास एक ही तरीका है कि हाइड्रोजन को हटाइए, हाइड्रोजन को हटाने के बाद चार्ज बनाइए, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की एसिडिटी बने। तो देखिए HA, HB, HC, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो देखिए ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
हाइड्रोजन को हटा देंगे। जब भी हम लोगों को एसिडिटी का क्वेश्चन करना होता है तो हाइड्रोजन को हटाइए, इसलिए हाइड्रोजन को हटा दीजिए। हाइड्रोजन को हटते ही नाइट्रोजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज बनेगा। इस हाइड्रोजन को हटाते यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Hb था, Hb प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, Ha प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ से Hc प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। मान लीजिए अभी Ha और Hc को नहीं हटाए हैं, माने यहाँ पे बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब बॉन्ड को तोड़ देंगे, और बॉन्ड को तोड़ते ही यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, तभी जब बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। अब मैंने अभी मान लीजिए अभी बॉन्ड को नहीं तोड़े हुए हैं, अभी इसके साथ H जुड़ा हुआ है, तो H जुड़ा हुआ है, सिर्फ इस बॉन्ड को तोड़े हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ दिए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ध्यान दीजिए, ये जब ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, अब रिंग का हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये तरीका होता है ए मिस्टर हाई, इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में, क्योंकि देखिए एसिडिटी माने हाइड्रोजन को हटाइए, नेगेटिव चार्ज बनाइए, अब उस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो ये रूल को फॉलो करेंगे। अब चूंकि हमको स्टेबिलिटी को फॉलो करना है तो एरोमेटिसिटी पहले आता है। एरोमेटिसिटी के लिए सबसे पहले देखेंगे रिंग प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक कंजुगेशन है या नहीं। तो देखिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 sp2, तो रिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक भी है। साइक्लिक कंजुगेशन कैसे देखेंगे, तो देखिए ये C डबल बॉन्डेड O में से ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ जाता है, तो जब भी बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में आ गया तो ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब चेक कर लेंगे साइक्लिक कंजुगेशन है या नहीं। नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर, तो देखिए लोन पेयर सिग्मा प्लस इतना दूर का कंजुगेशन हो गया, नेगेटिव सिग्मा प्लस इतना दूर का कंजुगेशन हो गया, माइनस सिग्मा पाई इतना दूर का कंजुगेशन हो गया, और लोन पेयर सिग्मा पाई इतना दूर का भी कंजुगेशन हो गया। तो देखिए पूरा कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन हो गया। कैसे, लोन पेयर सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा लोन पेयर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में एरोमेटिसिटी वाले क्वेश्चन में जब भी किसी भी कंपाउंड इस तरह का कंपाउंड दिख जाए और इसमें डबल बॉन्डेड ओ इस तरह से जोड़ा हो, तो डबल बॉन्डेड ओ को हम लोग तोड़ देते हैं। जब भी तोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाता है। तो ये तरीका याद रखिएगा, एक तब यूज़ करते हैं जब एरोमेटिसिटी निकालना है। तो ये साइक्लिक कंजुगेशन हो रहा है सिस्टम में। अब कितना पाई इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है साइक्लिक कंजुगेशन, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज, तो 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जब भी एरोमेटिसिटी स्टार्ट हुआ तो रिंग एरोमेटिक बन गया है। तो रिंग ये देख रहा है कि इस H प्लस के जाते ही जो नेगेटिव चार्ज बना, वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लेके रिंग को एरोमेटिक बना रहा है, माने बहुत स्टेबल बन रहा है। तो ये 100% चाहेगा कि मैं H प्लस को जितना जल्दी हो उतना जल्दी हटा दूं, क्योंकि जितना जल्दी हटेगा उतना जल्दी रिंग एरोमेटिक बनेगा, माने इस H प्लस का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग HB लिए थे, तो HB का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब HA को हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर में आएगा, लेकिन जब HB को हटाए तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर में आया। अब हमको पता है नाइट्रोजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज। देखिए जब HA को हटाए तो HA को हटाते ही नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर में आया, HB को हटाते नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आया। तो पहला इंस्टेंट में देखने से ही ये लगता है कि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही आता है कि नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल, तो ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोजन का हटते ही ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। लेकिन इस केस में कार्बन माइनस का स्टेबिलिटी बढ़ गया है, इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रिंग एरोमेटिक हो रहा है, और एरोमेटिक का प्रायोरिटी हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। चूँकि रिंग एरोमेटिक हो रहा है इसलिए एरोमेटिक होते हुए ही रिंग का स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो भी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी को नहीं बढ़ा रहा है। ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है लेकिन एरोमेटिसिटी के कारण से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ये HB सबसे ज़्यादा एसिडिक। अब HA HC में कंपेयर करेंगे, जब HC को हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर में आएगा, अब नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर में आएगा। तो हमको पता है नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर में आए और नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर में आए। चूंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर में ज़्यादा स्टेबल, इसलिए नाइट्रोजन का एसिडिटी इस हाइड्रोजन का एसिडिटी इससे ज़्यादा होगा। तो HA का एसिडिटी ज़्यादा होगा HC से, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन पहला जब एरोमेटिक हटने के बाद कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आए और लेकिन वो नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का कारण बने,
तब उसका स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी ज़्यादा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट बताना है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इसको बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया गया है, यहाँ पे इसको बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O है, इसको डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया गया है, इसको डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्डेड O है, यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, 3 मेंबर का रिंग है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया गया, यहाँ पे डायरेक्ट C डबल बॉन्डेड O को बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया गया। पहले ही इंस्टेंट में जब डाइपोल मोमेंट माने चार्ज का होना, प्लस माइनस चार्ज का होना, डाइपोल मोमेंट का बनना। प्लस माइनस चार्ज क्यों बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसके पास डेल्टा माइनस चार्ज, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके पास डेल्टा प्लस चार्ज, माइनस से प्लस की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऐसा ही लगता है देखने में कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसके पास डेल्टा माइनस, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल्टा प्लस, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा। तो इसमें भी इतना हुआ, इसमें भी इतना हुआ, तो दोनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों का बराबर नहीं होता है। इसका ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पूरा पूरी टूट जाएगा। ये इसलिए बॉन्ड पूरा पूरी टूटता है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जब ही टूटेगा तो बॉन्ड के टूटते ही ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड पूरा पूरी टूट गया है। अभी हम लोग मान रहे हैं कि बॉन्ड को पूरा पूरी टूट गया। अब बॉन्ड पूरा पूरी जगह अगर मान के चल रहे हैं कि अगर बॉन्ड पूरा पूरी टूट जाएगा तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, जब ही कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो ये साइक्लिक रिंग है 3 मेंबर का। देखिए ये ट्रायंगल जो है साइक्लिक 3 मेंबर का रिंग, 3 मेंबर का रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साइक्लिक कंजुगेशन प्लस सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साइक्लिक कंजुगेशन, मने रिंग एरोमेटिक। मने रिंग क्या देख रहा है, रिंग ये देख रहा है कि अगर मेरे को यहाँ पे गलती से भी प्लस चार्ज आ जाए तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो ये रिंग 100% चाहेगा कि मैं यहाँ पे कंप्लीट प्लस चार्ज आए, ना कि पार्शियल प्लस, क्योंकि पार्शियल प्लस आया तब यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्शियल प्लस सिग्मा पाई में उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा। इफेक्टिव रेजोनेंस होगा कंप्लीट प्लस सिग्मा पाई में, तो कंप्लीट सिग्मा पाई में रेजोनेंस होगा तभी एरोमेटिक होगा। तो ये चाहेगा कि यहाँ पे कंप्लीट प्लस आए। तो यहाँ पे कंप्लीट प्लस कब आएगा, यहाँ पे कंप्लीट प्लस तभी आएगा जब ये बॉन्ड पूरा पूरी टूट के पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर में आ जाएगा। जब भी पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर में आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर में कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज तो रिंग एरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल, तो 100% यहाँ पे प्लस माइनस, कंप्लीट प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्लस माइनस। चूँकि यहाँ पे कंप्लीट प्लस माइनस तो यहाँ पे चार्जेस कंप्लीट है, कंप्लीट चार्ज के कारण से डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे पार्शियल चार्जेस के कारण से डाइपोल मोमेंट। चूँकि यहाँ पे कंप्लीट चार्जेस के कारण से डाइपोल मोमेंट, तो कंप्लीट चार्ज का डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा और पार्शियल चार्ज का डाइपोल मोमेंट बहुत कम, इसलिए ए और बी में से ए का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा बी से। तो इस तरह से भी हम लोग डाइपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चन को देख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन और भी बनता है जिसमें हम लोगों को बॉन्ड को तोड़ के, देखिए डाइपोल मोमेंट का जब भी C डबल बॉन्डेड O वाला ग्रुप के साथ क्वेश्चन आ जाए तो बॉन्ड को तोड़ के देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बना के देखिए, क्या उसके कारण से रिंग एरोमेटिक हो रहा है, क्या उसके कारण से रिंग एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर यदि मान लीजिए बॉन्ड को टूटने के कारण से रिंग एंटी एरोमेटिक बन गया तो बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड के टूटने के कारण से रिंग अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि एंटी एरोमेटिक हो रहा है। लेकिन बॉन्ड के टूटने के कारण से हमारा रिंग एरोमेटिक हो गया तो बॉन्ड 100% टूटेगा, और बॉन्ड 100% टूटेगा तो 100% प्लस माइनस चार्ज आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, फिर से हमको यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का काम करना है। तो डाइपोल मोमेंट का काम करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर में डेल्टा माइनस, कार्बन के ऊपर में डेल्टा प्लस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यों इसको पूरा पूरी नहीं तोड़ रहे हैं, मान लेते हैं इसको पूरा पूरी तोड़ देते हैं, जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, बॉन्ड को तोड़ रहे थे। अब पूरा पूरी इसको तोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के पास कंप्लीट माइनस आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर में कंप्लीट प्लस चार्ज आ जाएगा। कंप्लीट माइनस चार्ज, कंप्लीट प्लस चार्ज का आना, चार्ज के आते ही सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो सिस्टम चार्ज को अपने में तभी लाएगा जब चार्ज के आते हुए अनस्टेबिलिटी तो आ रहा है। यहाँ पर भी तोड़ देंगे, कंप्लीट तोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे 7 मेंबर का रिंग इस तरह से, और 7 मेंबर का रिंग के साथ यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। तो चार्ज यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन सिस्टम यहाँ पे चार्ज को नहीं लाना चाहेगा। चार्ज क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। बॉन्ड को क्यों तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ के चेक कर रहे हैं कि सिस्टम का क्या अवस्था है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है या फिर अनस्टेबल हो रहा है। अगर यदि चार्ज के तोड़ने के कारण से सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलता है तो सिस्टम जरूर चार्ज को तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ के बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ भेज देगा, तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज। तो बॉन्ड को तभी तोड़ेगा जब बॉन्ड को टूटने के बाद जो चार्ज बनता है वो चार्ज सिस्टम को स्टेबिलिटी बढ़ाता है। लेकिन पहला बात है, स्टेबिलिटी बाद में बढ़ाएगा, चार्ज के आते ही सिस्टम अनस्टेबल हो। तो यहाँ पे चार्ज आया तो यहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल हो गया है, यहाँ पर भी चार्ज आया तो यहाँ पर भी सिस्टम अनस्टेबल हुआ है।
अब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है अनस्टेबिलिटी इसमें भी मिला है, इसमें भी मिला है। अब हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, क्या किसी में स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी मदद से होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज का थोड़ा स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन की मदद से होगा। देखिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 2 और 2 4 अल्फा एच। लेकिन 4 अल्फा एच का इतना छोटा हाइपर कंजुगेशन इस अनस्टेबिलिटी को कभी पकड़ नहीं पाएगा, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। चार्ज कंप्लीट चार्ज के आते ही सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, और उस अनस्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए इतना छोटा स्टेबिलिटी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बॉन्ड कभी ऐसा टूटेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस होगा, कभी कंप्लीट माइनस कभी कंप्लीट प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके आते ही सिस्टम अनस्टेबल। और लेकिन सिस्टम अनस्टेबल तो हो रहा है, लेकिन उस जितना मात्रा में सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ रहा है उतना ही मात्रा में सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला सिर्फ थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें देखिए जैसे ही बॉन्ड टूटा तो 1 2 3 बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक कंजुगेशन के साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सिस्टम एरोमेटिक। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी तो आया था, लेकिन अनस्टेबिलिटी के आने के बाद भी सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ रहा है। तो अनस्टेबिलिटी के चार्ज आने के कारण से सिस्टम अनस्टेबल, तो मान लेते हैं सिस्टम इतना अनस्टेबल हुआ, लेकिन एरोमेटिसिटी के कारण से सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो बहुत ज़्यादा, ये देखिए स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी, तो चूंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ये सिस्टम चाहेगा कि हाँ मैं बॉन्ड को तोड़ूंगा, चार्ज को लाऊंगा, क्योंकि चार्ज के आते हुए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। लेकिन इसमें स्टेबिलिटी उतना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी इतना तो स्टेबिलिटी सिर्फ इतना। तो इसलिए अनस्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्यों स्टेबिलिटी आ रहा है, बॉन्ड को तोड़ने के कारण से। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस, कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट टूट गया तो यहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड कंप्लीट नहीं टूटेगा बल्कि पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। तो कंप्लीट माइनस कंप्लीट प्लस के कारण से डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा, पार्शियल माइनस प्लस पाई के कारण से डाइपोल मोमेंट बहुत कम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा, जब कंप्लीट माइनस कंप्लीट प्लस होता है तो उसके कारण से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि कंप्लीट चार्ज डाइपोल मोमेंट का कारण है डाइपोल। डाइपोल माने 2 पोल, एक नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। तो कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव पोल तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोल तो उसका डाइपोल मोमेंट कम। डाइपोल मोमेंट सिर्फ पोल पर ही नहीं डिपेंड होता है, डाइपोल मोमेंट चार्ज पर डिपेंड होता है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड होता है। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा।